देखो आज हम है ना सेल्स और सेल्स रिटर्न के बारे में सीखने वाले हैं कि भाई सेल्स कैसे करेंगे और कब क्या होता है वो चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं सेल बिल बनाना आपको सिखाता हूँ क्या होता है उसमें। तो हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। सॉफ्टवेयर ओपन करने का देखो हमारे पास सबसे पहले तो सेल बिल हमें कब बनाना होता है इसकी प्रोसेस समझते हैं। ऑर्डर फॉर्म बनने के बाद जब हमारे पास हमारे ऑफिस में गुड्स रेडी हो जाता है ना, उसके बाद हमारा सेल्समैन क्या करता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग माल पैक करवाता है। पार्सल में पैक करने के बाद वो एक पैकिंग स्लिप बनाता है और वो पैकिंग स्लिप की कॉपी हमें देता है कि लो आप एक कंप्यूटराइज ई वे बिल, ई इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस निकाल के दे दो। तब हमें ये काम करना होता है। ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, सेल बिल में जाएंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। क्या है? कंट्रोल एस। या फिर ट्रांजेक्शन में जाना है, सेल में जाना है और सेल में जाना है। कंट्रोल एस करोगे तो भी खुल जाएगा, और नहीं तो क्या करना है, ट्रांजैक्शन में जाना है, सेल में जाना है और सेल्स में जाना है। दूसरी है कंट्रोल एस, इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस, तो भी खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए एड, व्यू, डिलीट, कैंसल, एग्जिट, ये पूरे सॉफ्टवेयर में कॉमन है, चाहे सेल हो चाहे सेल्स रिटर्न हो। एड, व्यू, डिलीट, कैंसल, एग्जिट, ये पूरे सॉफ्टवेयर में कॉमन है। चाहे वो सेल बिल बना रहे हो, चाहे सेल्स रिटर्न कर रहे हो, चाहे ग्रे परचेज कर रहे हो, चाहे जॉब वर्क कर रहे हो, चाहे मील वाला कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्रांजेक्शन लेवल पर कुछ भी कर रहे हो ना आप, तो वो सबका सब क्या आएगा, कॉमन ही रहेगा इसमें। ऐड का मतलब है नई एंट्री ऐड करनी है, व्यू का मतलब बने बनाए को देखना है, डिलीट करना हो तो डिलीट बटन यूज करना है। अगर हम समझ लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक बिल खोल रखा है, 309 नंबर में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 309 नंबर बिल ओपन हो गया। आपने अगर एक बार और एंटर कर दिया तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। कितनी बार एंटर करना है समझ में आ गया? व्यू पे जाके एक बार नंबर डाल के 2 बार एंटर कर देना तो ये बिल ओपन हो। तीसरी बार ओपन करते ही कहाँ चल जाएगा वो, एडिट मोड में चल जाएगा, क्योंकि कर्सर एडिट पर आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको एक तो। दूसरा ये देखो बिल ओपन हो गया। अब हम इसको अगर एक दो बिल आगे पीछे करना हो तो पेज डाउन पेज अप कर सकते हैं। देखो पेज डाउन कर रहा हूं, जैसे जैसे ये पेज डाउन बटन दबा रहा हूं तो सीरियल वाई वो नीचे आता जा रहा है। ठीक है। अगर समझ लो 305 खोलना है तो 2 बार और ओपन करो, अप एरो दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा मुझे। ऐसे भी देख सकते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पर 306 पे है और हमें एक नंबर देखना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इससे बाहर आना पड़ेगा 307 से। तो जैसे 307 से बाहर आने के लिए पहले हमें कैंसिल बटन दबाना। कैंसिल पे एंटर करोगे और वापस व्यू करके एक नंबर प्रेस करोगे तो वो एंटर, 2 बार एंटर करना है तो एक नंबर खोल सकते हैं। क्योंकि 310 से एक पेज आने के लिए 310 बार क्या पेज अप पेज डाउन दबाएंगे, नहीं। हमें क्या करना, पहले वाले जो खुला हुआ है, जो ट्रांजेक्शन का मेन्यूज खुला हुआ है, उससे बाहर आने के लिए और नया खोलने के लिए हमें पहले कैंसिल करना पड़ता है, फिर न्यू पे या व्यू पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर कोई चीज ओपन हो रखी है यहाँ पर तो हमें उसे कैंसिल करके पहले बाहर आना होता है, अगर उसी मोड में। और अगर पूरा ही हटाना है उसको तो अल्टर एक्स कर दो तो पूरा ही हट जाएगा। उसी में दूसरे बिल में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको व्यू करा हुए को कैंसिल करना पड़ता है। जैसे अभी 310 में है तो हमें यहाँ पे कैंसिल करेंगे और फिर व्यू पे आएगा वो बटन। समझ में आ गया इतना? अब देखो हम सेल बिल बनाते हैं। तो सेल बिल बनाने के लिए सबसे पहले ऐड करना है। जो सीरियल नंबर चलती है सेल बिल की वो रेगुलर ही चलती है, 1 2 3 हमारे यहाँ पे 1 4 से एक नंबर से स्टार्ट हो जाता है, और जहां तक 31 मार्च तक जितने बिल बनते हैं एक 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 सीरियल वाइज चलती रहती है। इसमें अपना आप सीरियल आती रहेगी, हमें कुछ करना
नहीं है। ये क्या है? बिल नंबर कहते हैं इसको, टैक्स इनवॉइस नंबर कहते हैं। मोस्ट ऑफ पार्टी में सेल बिल और चालान नंबर सेम सेम ही रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जिस तारीख को हम बिल बनाते हैं वो डेट यहाँ पे डालनी है, चालान नंबर और चालान डेट वो सेम रखना है। कस्टमर में आना है, कस्टमर का मतलब है हम जिस पार्टी को माल सेल कर रहे हैं उसकी डिटेल हमें क्या करनी है, यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं यहाँ पर इस पार्टी को माल बेच रहा हूँ, किसको? एके टेक्सटाइल को। तो मैंने यहाँ पर एके टेक्सटाइल का पहले मास्टर क्रिएट करना है। अगर हो तो क्रिएट नहीं करना है, नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, F3 दो बार प्रेस करना है। इस सेल मेन्यू से ही हम नया मास्टर क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमें मास्टर में जाके अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस मेन्यू को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अगर नया कुछ भी ऐड करना हो तो सिर्फ F3 दो बार प्रेस करो, वहीं पे वो मास्टर को ओपन कर देगा। तो मैंने यहाँ पे देखो बना है। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले देखो उसका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर्स। जितनी भी सेल पार्टियां होगी उन सब का ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स या सेल्स पार्टी या कस्टमर्स। ठीक है, कोई कस्टमर लिखता है, कोई सेल्स पार्टी लिखता है, कोई सन्ड्री डेटर्स लिखता है और कोई डेटर फॉर गुड्स भी लिख देता है। ये सब का मतलब एक ही है। ठीक है, तो टाइप में आपको क्या लिखना है, सन्ड्री डेटर्स लिखना है। ग्रुप का क्या मतलब है, तो ये एके टेक्सटाइल एक ग्रुप है क्या? जैसे इस एके टेक्सटाइल के और भी कोई नाम पढ़ते हो, एके टेक्सटाइल, एके फैशन, एके क्रिएशन, एके सिल्क मिल्स, तो एक तरीके से एक एक ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे लक्ष्मीपति एक ग्रुप है, उसमें कोई 100 दुकानें हैं अलग 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 नाम से, तो ग्रुप में क्या लिखा जाता है, लक्ष्मीपति। समझ आ रहा है? तो वो चीज हो गई है। अब यहां पर देखो और डिटेल में लिखा हुआ एजेंट, तो ये हमें मास्टर में डालना है। अगर कोई एजेंट हो तो एजेंट लेना है, नहीं तो डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट लेना है, या कोई आड़तिया के थ्रू बिल बनता हो तो सेल्फ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस आ गया, उसके मोबाइल नंबर आ गए, उसका नाम आ गया, उसके जीएसटी नंबर आ गए। और यहां से हमें एक चीज और पता चलती है कि इस पार्टी से टोटल कितना रुपया लेना है, अभी तक बैलेंस भी दिख जाता है बाहर, आपको अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ भी पेमेंट उसका आ नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे एंटर करा तो देखो ये पार्टी कस्टमर में ऐड हो गई है। ऑर्डर फॉर्म अगर हम मेंटेन करते हैं तो यस करना है, और नहीं करते हैं तो नो करना है। यानी ऑर्डर फॉर्म की डिटेल यहाँ पर डालनी हो कि भाई ऑर्डर फॉर्म नंबर क्या है, तो यहाँ पे यस करके ऑर्डर फॉर्म नंबर डालना, अदरवाइज नो कर देना है। एजेंट डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट, नहीं तो इसमें से कोई चुन सकते हैं। अगर नया हो तो F3 करके बना लेना है आपको। ठीक है, हंसते वाला जब आड़तिया वाली पार्टी आएगी तभी हमें यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में बताया था कि एजेंट के थ्रू कैसे परचेज करेंगे, सेल करेंगे, आड़तिया के थ्रू कैसे सेल करते हैं, और एजेंट डायरेक्ट कैसे सेल करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम किसी आड़तिया के नाम का बिल बनाएंगे तो हंसते में यहाँ पे वो पार्टी का नाम आएगा, अदरवाइज ये खाली रहेगा। LR नंबर माल जाने के सेकेंड डे या थर्ड डे हमारे पास आता, तो ये अभी ब्लैंक रहेगा। ये कौन सी ट्रांसपोर्ट में माल जाएगा ये हमें अभी फिक्स करना होगा, क्योंकि इसके आधार पे ईवी बिल जनरेट होगा। और जब हम सेल बिल बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, देखो यहाँ पे त्रिशला ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसे ट्रांसपोर्ट आईडी भी कहते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट में जीएसटी नंबर नहीं है तो ईवी बिल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, ईवी बिल नहीं बनेगा। तो आपको ट्रांसपोर्ट का, जिस ट्रांसपोर्ट में हम माल भेजना चाहते हैं उसका जीएसटी नंबर या ट्रांसपोर्ट आईडी जरूरी है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्राइट चार्ज, ये पूरे के पूरे कॉलम, अब देखो यहाँ पे फ्राइट चार्ज भी अपने को LR आने के बाद मिलेगी, वेट भी वहीं पे मिलेगा, क्योंकि ये वहां पे लिखा हुआ रहेगा। ये फ्राइट मतलब भाड़ा कितना लगा, तो ये ट्रांसपोर्ट वाला फाइनल करता है। तो उसमें जो फ्राइट चार्ज मैंने आपको बिल्टी में दिखाया था कि कहाँ लिखा हुआ होता है, तो वो यहाँ डालना है। वेट भी वहां पे जब वजन होगा तभी पता चलेगा। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो
केस नंबर। केस नंबर का मतलब है कि एक तो हमारा जो हमने पार्सल जो भेजा था उसके ऊपर जो मार्का करा ना, वो मार्का नंबर क्या है, ये पार्सल नंबर क्या है। जैसे यहाँ पर देखो पार्सल नंबर मोस्ट ऑफ बिल नंबर ही होते हैं। 311 बिल नंबर लिखा हुआ तो यहाँ पर देखो 311 इंटू 1 लिखा है, यानी 311 नंबर बिल में एक ही पार्सल है। कितना है? एक पार्सल है। अगर इसी बिल में दो पार्सल जाते तो यहाँ पे दो लिखना है, तीन पार्सल जाते तो यहाँ पे तीन लिखना है, चार पार्सल हो तो यहाँ पे चार लिखना है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर? ये चीज समझ आ गई? ये इंटू वन क्यों लिखा हुआ है? एक पार्सल के लिए, कि इस जो पार्टी को माल बेचने वाले हैं वो एक सिंगल पार्सल ही जाएगा। अगर इसमें दो पार्सल जाते तो इंटू टू करना होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो यहां पर पता चलता है, पहले तो हमें सेट लोग जब माल पैक करेंगे, सॉरी हमारे स्टाफ जब माल पैक करेंगे तो हमें वो बता देंगे कि भाई इसमें दो, ये दो का लोट है, ये एक का लोट है, तीन का लोट है, तो हमें वो ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर दो का और हमने एक कर दिया तो पार्सल चोरी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला बोलेगा देखो इसमें तो एक ही लिखा हुआ है, उनको तो पता चलेगा ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, पार्सल गुम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है? एक मैंने आपको यहाँ पे ईवे बिल, जब ये पूरा बिल बनेगा तो ऑटोमेटिकली ईवे बिल का पूछेगा, डू यू वांट टू जनरेट ईवे बिल, वहां पे यस करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ही आसान है। कैसे बनाएंगे इसका मैं अलग से वीडियो है, वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। एलआर डेट, कौन सी डेट की एलआर है ये भी एलआर नंबर आने के बाद पता चलेगा, लेकिन सिमिलर डेट लिख रखी है यहाँ पे। जैसे 7 तारीख को बिल बना तो 7 तारीख की एलआर बननी चाहिए। आती हमारे पास 8 में है, लेकिन 7 को 12 बजे तक माल बुक हो जाता है। यहां पर मेरठ स्टेशन का नाम लिखा है, मेरठ। यहां पर आपको मैंने एक बताया था कि सिटी के आजू बाजू गांव में अगर जाता हो तो वो यहाँ पे डालना है। जैसे समझ लीजिए हमें माल भेजना है पुष्कर और अजमेर लिखा हुआ आ रहा है उसके स्टेशन में, तो यहाँ पर पुष्कर डाल के कोष्टक में अजमेर लिख सकते हो, या यहाँ पे पुष्कर ही रख देना। इसके आधार पर ट्रांसपोर्ट वाला डिलीवरी करवाता है। तुमने कोई बड़ा सिटी का जैसे जीएसटी नंबर आता है तो उस जीएसटी नंबर में क्या सिटी का नाम आता है, किसका आता है? सिटी का नाम आता है। तो स्टेशन में आपको ध्यान रखना खास तौर से ना, अगर मेरठ आता है या उसकी आजू बाजू में कोई गांव है वहां पे डिलीवरी होनी है तो वो नाम यहाँ पे लिखना है, और कोष्टक में आप मेरठ या उसका डिस्ट्रिक्ट नाम जो भी है वो लिख देने का। कहाँ माल भेजना है वो नाम यहाँ पर आता है। तो इसका खास तौर से ध्यान रखना आपको। जब भी आप डायरेक्ट जीएसटी नंबर डाल करके कोई भी अकाउंट मास्टर क्रिएट करते हैं तो उसमें स्टेशन का उनसे पूछ लेने का एक बार। ये मोस्ट ऑफ लोग गलती कर देते हैं, इसका ध्यान रखना है खास तौर से। एंटर कर देना यहाँ पे, देखो यहाँ तक आ गए, हमें क्लियर हो गया यहाँ तक क्या डालना है। यहाँ पर आता है आइटम नेम। आइटम नेम और स्क्रीन नेम में फर्क क्या? देखो स्क्रीन नेम का मतलब है उस जो हमारा वहां पर जो हम आइटम बेच रहे हैं उसको किस नाम से बुलाते हैं। एज ए आइटम नेम का मतलब हो गया वो जेंट्स, और स्क्रीन नेम का मतलब हो गया जैसे मेरा नाम पुखराज, आपका नाम जतिन, उस तरीके से हम क्या है मेल हैं, और जतिन पुखराज मनीष इस तरीके से ये स्क्रीन नेम बने हुए। समझ में आ जाएगा आपको? तो यहां पर आइटम नेम में जैसे समझ लीजिए अगर उसका सूट का काम है, जैसे ओढ़ने का काम है समझ लो, तो यहां पर मैं लिख दूंगा, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2020 प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2020 प्रिंट। तो देखो यहाँ पर नाम आ गया 2020 पोशाक, ये मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, तो ये क्या है 2020 प्रिंट, या फोर साइड में यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो तो फोर साइड एक ओढ़ने की फैब्रिक है, लंप है, क्या है ये मीटर में माल जाने वाला है, ताके टू ताके बेचेगा, इसलिए यहां पर क्या लिया है फैब्रिक लिया है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फोर साइड ओढ़ना, या देखो 50 48 टोरा प्लेन, तो देखो यहाँ पे आ गया छोटा पन्ना, तो देखो यहाँ पे ओढ़ना लिखा हुआ आ रहा है कि एक कटिंग किया हुआ एक एक ओढ़ना बनाया हुआ। जब वो मीटर में सेल होता है तो इस साइड में आपको फैब्रिक लिखना है, अगर वो पीस में सेल होता है तो आपको यहाँ इस साइड में क्या लिखना है, जो क्वालिटी हम साड़ी बनाते तो साड़ी लिखना है, सूट बनाते तो सूट लिखना है, दुपट्टा बनाते तो दुपट्टा लिखना है, शूटिंग शर्टिंग का काम है तो शूटिंग शर्टिंग लिखना है।
ठीक है। यहां पर उसको जिस नाम से बेचते हैं वो नाम लिखना है यहाँ पर स्क्रीन नेम में। और वो ये ओडना कैसे आया, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे F3 करेंगे, व्यू करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल व्यू करके मैं उसको सर्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आइटम ग्रुप में मैंने वो डाल रखा है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली क्या ले रहा है, ओडना ले रहा है। और देखो यहाँ पे कट दिखा रहा है 3 पॉइंट, तो हमें ये कट डाल देना है, ठीक है। आइटम बनाते टाइम देखो आपको ग्रुप देना जरूरी है। इसके अलावा HSN कोड और GST परसेंटेज और कट, अगर वो पीस में बिकता है तो उसका कट डालना कंपल्सरी है, नहीं तो आपका स्टॉक रिपोर्ट बनने में दिक्कत आएगी। क्लियर हो रहा है? चलो, यहां पर मैंने ये आइटम ले लिया। अब मैंने यहाँ पर 120 पीस लिए, समझ लो। देखो कट डाला हुआ, इसलिए ऑटोमेटिकली 120 इंटू 3 करके 450 मीटर ले आया। ये फोल्ड कब काम आती है, ये आगे समझते हैं एक बिल में। अब एक पीस का वैल्यू क्या है, तो वो मैं यहाँ पे लिखना है। जैसे समझ लीजिए 150 रुपये का एक ओढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे 150 रुपये डाल दिया। अगर डिस्काउंट है तो यहाँ पे 5% डिस्काउंट डालना है, या जो भी डिस्काउंट दिया उसको हमने वो डाल देना है। अगर वो बोले कि आप पैकिंग करके भेजना, थैली पैकिंग, तो हमने उसको रेट जो दिया है वो विदाउट थैली दिया है, और वो बोला नहीं नहीं थैली पैक करना, तो उसको बोला भाई पैकिंग चार्ज अलग से लगेगा तेरे को, तो बोले कोई बात नहीं, आप 1 रुपये पैकिंग चार्ज जोड़ देना। तो देखो मैंने पैकिंग चार्ज यहाँ पे ऐड कर दिया। और अगर हमारा जो मटेरियल है सॉफ्टवेयर के बाद, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, अगर पैकिंग चार्ज का कोई सामान वो अलग से मंगवाता है, या फिर वो बोलता है कोई बात नहीं आप मेरे यहाँ पे जोड़ के भेज देना लेकिन मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे अलग से हम पैकिंग का या बॉक्स का या कुछ भी चार्ज हमें ऐड करना हो माल के अलावा, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर वो ट्रांसपोर्ट जो है वो बिना पैसे के माल नहीं लेके जा रहा है, तो मैंने आपको बताया एक 2 पे की बिल्टी होती है, एक पेड की बिल्टी होती है। समझ में आया था वो उस दिन? 2 पे का मतलब है सामने वाला भाड़ा चुका देगा, पेड का मतलब हमने यहाँ से भाड़ा चुकाया है। तो भाड़ा देने का काम किसका होता है, कस्टमर का होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ से अगर समझ लीजिए पेड की बिल्टी बनाई, तो हमने उसको 500 रुपये चुकाया ट्रांसपोर्ट वाले को, तो वो यहाँ पे ऐड कर दो उसके बिल में, तो वो बिल के साथ में हमें वापस दे दे। तो वो यहाँ पे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं वो चीज़, ठीक है। इसके अलावा एक और ऐड का ऑप्शन आ रहा है, कुछ भी अदर ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और माइनस करना हो तो ये ऊपर के 2-3 कॉलम दिए हुए हैं। माल के अलावा कुछ भी माइनस प्लस करना हो तो यहाँ पर ये GST कैलकुलेशन से पहले जो बॉक्स दिया हुआ उसमें आप माइनस प्लस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा वो। यहाँ पे देखो प्लस में लिखा हुआ है और ये 5% डिस्काउंट लिखा आगे, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। उसके बाद ये सब माइनस प्लस करने के बाद यहाँ पर देखो अमाउंट आएगा, तो वो GST के साथ में आ जाएगा। हमने आइटम में HSN और GST फिक्स करा था, इसलिए अपना आप ही यहाँ पर आकर के परसेंटेज और GST ले रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जैसे देखिए मेरठ में मैंने यूपी डाल रखा है, मेरठ में मैंने क्या डाल रखा है, ये मैं आपको देखो सिटी नेम में जाके दिखाता हूं। तो देखिए मेरठ में हमने क्या डाल रखा है, उत्तर प्रदेश स्टेट नेम दे रखा है, इसलिए उसको समझ आ गया कि भाई ये बार माल जा रहा है, तो उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट IGST जोड़ दिया। अगर मैं इस मेरठ को यहाँ पे गुजरात दे देता हूँ स्टेट नेम, तो वो C और S में डाल देगा। तो स्टेट नेम या सिटी बनाते टाइम स्टेट नेम में भी ध्यान रखना आपको कि कहाँ कौन से स्टेट का है, तो आपको फोकस करना है यहाँ पर भी, ठीक है, ताकि छोटी छोटी हमसे गलतियां नहीं हो। पीस में बेचेंगे तो देखो इस तरीके से हो गया। अब मैं एक आइटम लेता हूं जो फैब्रिक में हमें बेचना है। फैब्रिक में देखो क्या होता है वो देखते हैं थोड़ा। ये आया फैब्रिक वाला, ये लंप लिखा हुआ या फैब्रिक लिखा हुआ समझ लीजिए, यहां पे ले लेते हैं। देखो 50-48 टोरा प्लेन, उसने बोला 10 टाके मुझे बेच देना। ये क्या कटिंग किया हुआ नहीं है, सीधा उसने टाका टू टाका ले लिया। तो जैसे 10 टाका उसने बोला, 10 पीस लिख दिया मैंने, कट नहीं है उसमें, कोई 90 का है कोई 120 का है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1050 मीटर, ठीक है। एवरेज 100 मीटर का टाका हमने उसको बेचा था। 10 स्थान थे, उनका टोटल मीटर कितना हुआ, 1050 मीटर। अब जब हमसे बात करी थी तब उन्होंने बोला भाई इसको 95 की L पर फोल्डिंग करना, लेंथ, ठीक है।
फोल्डिंग किस पे करना, 95 पे, जो गोड़ी है वो 95 की रख के फोल्डिंग कर देना। 1050 मीटर ये 100% 100 की एल पे है। अब 95 की पे करेंगे तो हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में 5 लिखना है। क्या लिखना है, 100 माइनस 95 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड में 5 लिखा, तो देखो एक्चुअल मीटर 95 की एल से इतना ही होगा। अगर 1050 मीटर हम 95 की एल पे फोल्ड करते हैं तो उसका एक्चुअल मीटर 997.50 ही आएगा। तो पैसा कितने का देगा वो, मैं 997.50 के हिसाब से ही देगा। समझ आ रहा है ये चीज। अगर वो हमें बोलता कि 103 की गोड़ी करके भेजो तो हमें -3 लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो 1050 अगर 103 की एल पे फोल्ड होता तो 1081 मीटर हो जाता। हाँ, 100 से ऊपर हो तो नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, और अगर 100 के अंदर हो तो जितना 100 माइनस अंदर जितना है उतना कर दो। जैसे 100 उसने बोला 98 की गोड़ी, तो 2 लिख दो यहाँ पे, तो 1029 मीटर हो जाएगा। और 1029 के हिसाब से यहाँ पे जैसे उसने बोला कि भाई 38 रुपये मीटर, तो मैंने यहाँ पे 38 रुपये मीटर डाल दिया। तो ये एल कब काम लगता है, समझ में आ गया। व्यापारी जब हमें बोलता है कि मेरी फोल्ड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर उससे कम या ज्यादा वो करवाता है मीटर को, तब हमें फोल्ड वाला ऑप्शन यूज करना, लेंथ। ठीक है। अगर वो 100 की एल पर 100 की लेंथ पर माल लेता है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर वो उसको या तो ज्यादा करवाता है या कम करवाता, तो हमें फोल्ड वाला ऑप्शन यूज करके यहां पर कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर ज्यादा ले रहा है तो क्या करेंगे, माइनस में वैल्यू लिखनी है 100 से, और 100 के अंदर अगर कम करवाता है 100 से तो प्लस में वैल्यू आएगी। ठीक है। वही सेम यहां पर 5% डिस्काउंट हो तो इसमें डाल दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जैसे समझ लीजिए कई बार क्या होता है कि भाई मैं पीस वाले आइटम पे तो आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन मीटर वाले पे नहीं दूंगा, ये मैंने रेट आपको वैसा दे दिया है तो हटा दो। ठीक है। बॉक्स पैकिंग चार्ज दोनों में से कोई एक में जोड़ना तो हमने जोड़ दिया, ट्रांसपोर्ट में एक में जोड़ दिया, दोनों में नहीं जोड़ना है, क्योंकि एक 500 ही लगा था टोटली, तो हमने टोटल एक में कर दिया, तो यहाँ पे हमें वो नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से हमारा क्या बन गया, बिल बन गया। अब देखो ये पेमेंट विद इन डेज, ये कैसे आ रहा है, तो ये मास्टर में हमने सेव कर रखा है। यहाँ पे देखो मास्टर में जब हम डाल देंगे ना, एक एक्सेल में देखो यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट डेज, यहाँ पे 30 डेज डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो 30 डेज वहाँ पे ले लेगा, उसके आगे की डेट बता देगा। अगर यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे 30 डेज होगा तो देखो यहाँ पे 30 डेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें उससे कुछ मैसेज लिखना है तो यहाँ पे लिख दो। जैसे देखो नेक्स्ट टाइम लंप रेट इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज 38 टू 42। ओके, इतना लिख दिया भाई। अगले टाइम में जो है लंप वाली रेट है वो 38 की 42 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया इसको करके, और मैं सेव कर देता हूँ इसको। जैसे ही मैं सेव करूंगा देखो सेव हो गया, और जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ईवे बिल, आपको यस कर देना है, तो यहाँ पे ईवे बिल नंबर आ जाएगा अगर कोई इश्यू नहीं होगा तो। और फिर ये पूछेगा डू यू वांट टू प्रिंट, यहाँ पे यस करना है तो आप प्रिंट आउट दे सकते हो, उसको प्रीव्यू करके देख सकते हो, उसको एक्सपोर्ट करके पीडीएफ कर सकते हो। प्रीव्यू कैसे करना है, तो प्रीव्यू का मतलब है उसे देखने के लिए, तो यहाँ पे प्रीव्यू करा तो देखो बिल दिख जाएगा। क्या हो गया, देखो बिल दिख गया। क्लियर। अब यहाँ पे कितनी कॉपी प्रिंट आउट निकालनी है, 1 2 3 जितनी आपको चाहिए उतनी कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसको एक्सपोर्ट करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे, और यहाँ जहां आपको रखना है, जैसे सेल बिल नंबर कितना था 311, तो मैंने यहाँ पे 311 लिखा और डेस्कटॉप पे लाके सेव कर दिया, तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। इसको एग्जिट करने के लिए अल्टर एक्स यूज कर सकते हो या एग्जिट पे क्लिक कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो आ गया 311, नाम भी आ गया, सेव कर दोगे तो सेव भी हो जाएगा, वहां पे इंपोर्ट अलग से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। और
प्रिंट ई वे बिल का प्रिंट आउट निकालना तो यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट ई वे बिल, जिस ये पहले तो यहाँ से प्रिंट ई वे बिल पे क्लिक करते ही वो प्रीव्यू का पूछेगा, प्रीव्यू करके यस करोगे तो प्रिंट आउट भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ इसको। ये हमारा बन गया सेल बिल। क्या बन गया है? सेल बिल। और देखो यहाँ पर ये आ भी गया है, ये सेल बिल यहाँ पे हमने पीडीएफ भी बना लिया है। अब अगर समझ लीजिए बने बनाए बिल का हमें जैसे 311 नंबर हमने बनाया, उसको व्यू करना है तो कंट्रोल एस करा, व्यू करा और 311 करके 2 बार एंटर करूंगा तो वो बिल हमारा देखो दिख गया है। अब जब हमने पहली बार सेव करा तो उसने सामने से पूछा था डू यू वांट टू जनरेट प्रिंट या डू यू वांट टू प्रिंट दिस बिल, तो हमने क्या करा, यस करा और वो हमें प्रिंट आउट में लेके चला गया। अब देख रहे हैं और सेठ जी ने बोला कि भाई इसका एक प्रिंट आउट भी दे दो मुझे, या एजेंट का कॉल आया भाई 311 नंबर बिल का एक कॉपी भेजो, या कस्टमर का कॉल आ गया कि भाई 311 का एक कॉपी भेजो, तो हम क्या करेंगे, इसको व्यू करेंगे और F6 बटन दबाएंगे। क्या करेंगे? F6 और यहाँ पे यस कर देंगे। सेम वापस वो की वही चीज़ यहाँ पे खुल जाएगी। उसी तरीके से एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट करो, प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट आउट कर दो, सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ गई चीज? अब इस बिल को हमें देखना हो, देखो ऐसे देख सकते हो। पहला कंट्रोल एस करके हमें अगर बिल नंबर याद हो तो यहाँ पे 311 करोगे तो बिल नंबर खुल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। F12 करते हो तो सर्च का ऑप्शन आएगा, सॉरी F11 में क्या करना है, F11 करते हो तो एक सर्च का ऑप्शन आएगा। यहां पर भी आप बिल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बिल नंबर लिखा 311, तो देखिए 311 यहाँ पे सर्च करते हो तो आ गया। उसको ओपन करना तो ऐसे भी खुल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया किसका है क्या है, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो गई। इसको हम बिल नंबर याद नहीं है, पार्टी के नाम से करना है तो यहाँ पे पार्टी के नाम से कर दो। एक के पार्टी का नाम हम यहाँ पे एक के टेक्सटाइल, तो यहाँ पे मैंने सर्च करा तो देखो एक का सर्च करके आ गया। 2 बिल एक के टोटल 311 और 293 भी। एक में देखो LR नंबर लिखी हुई, जैसे ही वो सेकेंड डे देखो बिल आया तो हमने LR नंबर अपडेट कर दी। इसमें क्या कर दिया, LR नंबर अपडेट कर दिया। देखो ईवे बिल नंबर भी दिख रहा है। इसमें कितने का पार्सल है ये, नंबर ऑफ 2 का, 293 इंटू 2 पार्सल। इसमें 12 जो थान गया 1600 मीटर, वो 2 पार्सल में गया, एक में नहीं गया है। क्लियर हो रही है चीज? अब देखो अब क्या करना है। अब अगर हमें पूछ लेते हैं कि भाई एके टेक्सटाइल में टोटल कितना पैसा बाकी है, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करना है। यहां से देख सकते हैं एके टेक्सटाइल, तो हमने यहाँ पे एके टेक्सटाइल खोला, कंट्रोल जेड से क्या खोला मैंने, लेजर रिपोर्ट खोला है। किसी भी पार्टी का डिटेल देखना हो तो उसका लेजर ओपन करना होता है। यहाँ पे मैंने एके टेक्सटाइल नाम लिखा, एके टेक्सटाइल पे लेके गया और यहाँ पे मैंने शिफ्ट बटन दबाया, उसको सेलेक्ट करा और एंटर एंटर। कौन सी डेट से कौन सी डेट देखना है, पूरा देखना हो तो एंटर एंटर करना है। डेट अगर महीना देखना है कि 8वें महीने में देखो या 8वें महीने तक देखो तो 31/8 डाल दो यहाँ पे, तो 31/8 और 100 कर दिया मैंने, तो देखो एक भी नहीं है। फिर वो हमें बोले पूरे साल का देख लो, तो मैंने 100 करा, तो देखो यहाँ पे 31/3/2024 कर देता हूँ और 100 करूंगा तो देखो 2 बिल दिख रहे हैं आपको, एक बिल पहले। अब देखो क्या क्या है इसमें, तो देखो सारी चीजें दिख रही है। कौन सी डेट को बिल बना, 7/1 को। कब दूसरा कब बना, 22/3 को। 7/1 वाला बिल का अमाउंट कितना है, 59,363। बिल नंबर क्या है, 311। नेक्स्ट टाइम लंप रेट इंक्रीज, ये देखो 30। इसमें मैसेज जो हमने जो रिमार्क डाला था वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, फिर दूसरा देखो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 22/3 को बना हुआ है, उसका पेमेंट भी आ गया, देखो सामने दिख रहा है 14,048 आ गया। कौन सा कैसे दिखा, तो देखो यहाँ पे बिल ये कह रहा है कि बैंक रिसीव नंबर 335 पे बिल नंबर 293। बिल नंबर क्या है, सेल बिल नंबर 293। तो ये पेमेंट जो आया वो 293 का आया है। ऐसे ही पता चल रहा है यहाँ पर, इधर इतना बिल बना हुआ था, इतना पेमेंट आ गया। अब कितना पेमेंट बाकी है, तो 59,363 जो आज हमने बिल बनाया वही। पहले उसका वैल्यू क्या दिखा रहा था, 0 दिखा रहा था। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एक के लिखता हूं तो देखो यहाँ पे बैलेंस दिखने लग गया है। समझ आ रहा है? वापस मैं इसका लेजर ओपन करता हूं, मैंने क्या करा, अल्टर एस करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेजर खुल गया। अब इस बिल को यहाँ पे ओपन करना तो यहाँ से ओपन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई भी बिल यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
उस लेजर के अंदर जाके उसके ऊपर एंटर करोगे तो देखो बैंक वाली एंट्री भी यहाँ पे खुल गई है। तो इस बिल का पेमेंट आ गया नहीं आ गया तो यहाँ से भी पता चलता। देखो जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पर देखो आपको फुल दिखेगा स्टेटस में, क्या दिख रहा है, फुल। इसका मतलब है इस बिल का पेमेंट आ चुका है। नीचे अगर एंट्री बड़ा लेजर हो, हमें नहीं देखना हो तो यहाँ पे देख के बता सकते हैं। सेट लोग हमें कई बार पूछ लेते कि भाई इसका पेमेंट, तो देखो क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इस रिपोर्ट को अगर एक्सेल में कन्वर्ट करना है या पीडीएफ में करना है तो F6 दबाओ। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे F6 करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, वो हमें कन्वर्ट करके दे देगा। F6 यूज करा, डू यू वांट टू प्रिंट, यहाँ पे लेजर भी मांग सकते हैं सेट लोग, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको पीडीएफ करना हो, प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं आएंगे, ठीक है, साफ सुथरा आएगा एकदम। अगर एक्सेल में कन्वर्ट करना हो तो F10 दबाना है। क्या करना है, F10। तो देखिए लेजर रिपोर्ट आ गई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी वो शो हो गया ये लेजर रिपोर्ट, वो सेम का सेम यहाँ पर एक्सेल में छप के आ गया। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर पीडीएफ में प्रिंट आउट निकालना हो तो फिर F6 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर सेम वो लेजर यहाँ पे एक्सेल में कन्वर्ट होके आ गया। अब देखो अगर यहाँ पर एक और चीज है, अगर सिंगल यहाँ पे जैसे समझ लीजिए तो 2 ही बिल बने हुए, 10-20 बिल बने हुए, यहाँ पे 1-2 लाख रुपया पेमेंट आ रहा नीचे, और कौन कौन सी बिल बाकी है वो देखना हो तो हमें यहाँ से उसकी हमें क्या करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर तो ये लेजर छोटा दिख रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ा लेजर हो तो फिर क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, शादीनाथ कंपनी का लेजर बहुत बड़ा है, तो अब हमें कितना बिल बाकी है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर तो 0 बैलेंस है इसलिए समझ में आ रहा है कि भाई पूरा हो गया, लेकिन जब अगर बिल लेजर बड़ा हो और हमें बिल डिटेल निकालनी हो कि कितने बिल बाकी है तो हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल ओ करते हैं, कंट्रोल ओ करते हैं, या फिर यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पर, रिपोर्ट में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर हमें जैसे मिलने वाला है, रिसीव्ड वाली पार्टी है तो रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे, पेमेंट वाली हो तो पेमेंट। जैसे वो रिसीव्ड की थी तो हमने यहाँ पे बोला। अब यहाँ पर हमें एक पार्टी का निकालना तो एक केस सिलेक्ट करा मैंने, यहाँ पे सर्च करूंगा कोई भी पार्टी का जिसका निकालना है। यहाँ पर पार्टी वाई निकालना है इसलिए मैंने पार्टी वाई ले लिया और शो कर दिया। तो देखो यहाँ पर एक बिल निकल के दिखने लग गया कि भाई 59,363 रुपया है उसका टोटल लेजर का बैलेंस दिख रहा है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी क्या दिख रहा है, 59,363। टोटल कितने बिल बाकी है, एक बिल बाकी है। कितने दिन हो गए, तो 364 दिन। कैसे गिन रहा है वो, 7/1/24 से लेके अभी तक के दिन गिन रहा है वो, ठीक है। आज 7/1/25 है तो उसने 366 दिन गिन दिया है। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर। अब देखो ये तो हमने वहां पर जाके कहाँ निकाला था, कंट्रोल ओ करा, आउटस्विंग में गए, रिसीव्ड में गए, फिर पार्टी को सिलेक्ट करा, शिफ्ट बटन दबाया, फिर यहां पर निकाला पार्टी वाइज और शो करा। सिंगल पार्टी के लिए हमें इतनी मगजमारी करनी पड़ी, राइट। अगर हमें लेजर में बैठे हुए हैं और शो करा, और अभी यहां से पूछ लेते हैं तो हमें क्या करना है, इस पार्टी के ऊपर कर्सर को ले जाना है और एंटर कर देना, तो यहीं से पूछ लेगा डू यू वांट टू शो आउटस्विंग। यहाँ पे यस करोगे तो वो सब कुछ अपना आप ले जाके हमें खड़ा कर देगा। ये आउटस्विंग रिपोर्ट आ गई है जो हमने वहां पे कितने एंटर मारने के बाद खोली। ये सिंगल बिल के लिए काम की। अगर हमें पूरा डिटेल में चाहिए तो फिर हमें यहीं जाना पड़ेगा, आउटस्विंग में जाएंगे। सब पार्टियों का एक साथ निकालना होता है, हमें यहाँ पर पार्टी वाइज यहाँ पे यहीं पे आके खोलनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इस पार्टी से कितनी लेनदारी बाकी है या देनदारी बाकी है। अगर रिसीव्ड वाली है तो लेनदारी कितनी है, और अगर पेमेंट वाली है तो देनदारी कितनी है। तो देखो अलग अलग पार्टियों का डिटेल में दिखा रहा है कि देखो एक के टेक्सटाइल का एक बिल बाकी दिख रहा है, ये ABCD वाइज हमें शो कर रहा है। अमर शूटिंग का देखो कितने बिल दिख रहे हैं, 3 बिल दिख रहे हैं। इसमें एक पार्ट पेमेंट आया हुआ 16,000 का, 96,000 बैलेंस बाकी है। अंशुल टेक्सटाइल में भी 2 बिल दिख रहे हैं, 91,129। आशापुरा कलेक्शन में भी क्या दिख रहा है, एक बिल बाकी दिख रहा है। इस तरीके से क्या दिख रही है पूरी ये
आउटस्विंग रिपोर्ट दिख रही है। अब देखिए एक कहानी बताता हूं आपको मैं। एक के टेक्सटाइल को हमने ये माल बेचा था और इस पार्टी को जब माल मिला उसका फोन आया कि भाई आपका जो ये माल है इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये माल मैं नहीं रखना चाहता हूँ। क्यों नहीं रखना चाहते हो भाई? अपनी बात हुई थी कि 11 महीने में मैं डिलीवरी करवा दूंगा और आपने पेमेंट कब कराया मेरे को डिलीवरी? 7/1 को माल भेजा है, तो मेरी सीजन निकल गई। अब मैं इस माल का क्या करूं? मैं रखने वाला नहीं हूं। क्या बोला उसने? मैं रखने वाला नहीं हूं। तो देखो अब फिर क्या करें? तो उसको हम बाल भाई रख ले यार, व्यवस्थित बताते हैं उसको। नहीं समझ में आता तो फिर उसको बोलते हैं ठीक है भाई वापस भेज दे। क्या कर दे? माल वापस भेज दे। तो वापस भेजते हैं तो हम कहाँ एंट्री करते हैं? तो देखो सेल किया हुआ माल वापस रिटर्न आता है, सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आता है, तो हम इसकी एंट्री सेल रिटर्न में करते हैं। कहाँ करते हैं? सेल रिटर्न में करेंगे। अब इससे बात हो गई कि ये बोला नहीं मेरे को ये माल नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं भाई, नहीं चलेगा तो जबरदस्ती होगा नहीं, तो उसको हमने बोल दिया कोई बात नहीं भाई वापस सेल सेंड कर दे। क्या कर दे? वापस भेज दे भाई। तो एंट्री कहाँ करेंगे? सेल रिटर्न में। सेल किया हुआ माल रिटर्न आता है तो हम इसकी एंट्री सेल रिटर्न में करते हैं। रिटर्न आने के कारण क्या है? माल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वापस भेजेगा, रेट माल के अनुसार रेट सही नहीं होगा तो वापस भेज देगा, माल की डिलीवरी टाइम पर नहीं होना, जैसे अभी इसने बताया कि भाई तूने 11 महीने में माल लिखाया था पहले महीने में भेज रहा है, तो ये नहीं चलेगा। माल का वजन क्वालिटी के अनुसार कम होना, जैसे यहाँ पर आइटम तो भेजा है 50-48, कौन सा भेजा? 50-48 के नाम से भेज दिया आइटम को कि भाई ये 50-48 टोरा प्लेन है, बट उसकी क्वालिटी वजन में कम है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव हो गया पार्टी के बीच में, मेरे को नहीं चाहिए आपका माल, तो वापस ले लेना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है? सेल रिटर्न में। तो अब हमें क्या करना है? देखो सेल रिटर्न जब हम करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना, जब जैसे ही सामने वाले को हमने बोला कि भाई तू वापस भेज दे, तो वो क्या करता है? एक सेल रिटर्न का मेमो बनाता है। वो सामने वाला जो मेमो बनाएगा वो परचेज रिटर्न का बनाएगा। किसका बनाएगा? परचेज रिटर्न का एक मेमो बनाएगा और हमें माल बुक कर देगा वापस उसी ट्रांसपोर्ट में कि भाई ये माल वापस दे दो। तो हम कैसे माल रिटर्न जमा करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमारी दुकान पर वो माल आता है, ट्रांसपोर्ट वाला लेकर के आता है कि भाई जी आपका माल एक पार्सल आया, तो कोई बात नहीं भाई यहाँ पे रख दे। फिर पार्सल को हमें चेक करना है कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, या हमारे स्टाफ को बोलना है अगर हम नहीं करते हैं तो भाई वो माल चेक कर ले, पार्सल कहीं फटा फटा तो नहीं है, माल कहीं गायब तो नहीं है, अंदर से खुला हुआ तो नहीं है पार्सल, तो बोला ओके भाई, तो हमें उसको साइन देना और ट्रांसपोर्ट चार्ज देना रहेगा। ठीक है। फिर जब भी हमें टाइम मिलता है, हमारे स्टाफ को बोला भाई वो पार्सल ओपन करो, तो वो जब ओपन करेगा पार्सल तो एक वाउचर बनाएगा प्लेन पेपर पर कि कौन कौन सा माल निकला, कितना मीटर निकला और क्या रेट का निकला है, या तो उसकी परचेज रिटर्न की वाउचर की मेमो आएगी, वो उससे उससे उसको मिलान करेगा। सबसे पहले हमें उसकी कुछ भी नहीं देखनी है, हमें हमारे स्टाफ को बोलना और उसके हिसाब से माल कैलकुलेशन करवाना है, मीटर कैलकुलेशन करवाना है। फिर उसका मेमो है उसको कंपेयर करना है कि जो माल हमारे पास निकला है और वो जो मेमो में लिखा है वो बराबर है कि नहीं है। अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट आता है, बीच में कोई फर्क आ जाता है, तो उसका वीडियो, कई बार कई लोग तो पार्सल का वीडियो बनाते हैं पहले फिर ओपन करते हैं, ताकि व्यापारी को कुछ डाउट नहीं रहे। सर जी देखिए आपका पार्सल मैंने इस तरीके से खोला था, इसमें ये आपकी पर्ची निकली और इसमें आपने मुझे 1091 मीटर लिख के भेजा है, लेकिन ये माल निकला है 1000 मीटर। तो 1050 मीटर ही गया था माल, 1091 में कैसे होके आ गया? तो मुझको बोल सकते हैं, या 1050 में से सर एक 50 मीटर का ताका कम निकला है, तो मुझको बता सकते हैं वीडियो के थ्रू। फिर उसकी पर्ची में कुछ भी लिखा हो, उसके परचेज रिटर्न वाउचर में कुछ भी लिखा हो, उसके हिसाब से जमा नहीं करना है। पार्सल में जो रेट वेट वो सब वो मैं क्या करेगा, वो जो उसने जो कैलकुलेशन करके जो वाउचर बनाया वो हमें ला के देगा, और हमें उस बिल को ओपन करके उसकी रेट, उसमें जीएसटी लगी है क्या, उसमें 5% डिस्काउंट है क्या, अगर सेल बिल में डिस्काउंट दिया है तो सेल रिटर्न में भी डिस्काउंट डालना है। क्या करना है? सेल रिटर्न में भी डिस्काउंट डालना है।
समझ में आ गया। अगर वो पूरा एज इट इज पार्सल आएगा तो ये सारे खर्चे भी एज इट इज लगेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्ज के अलावा। ठीक है। डिस्काउंट सेल बिल में डिस्काउंट है तो सेल रिटर्न में डिस्काउंट देना है, सेल में डिस्काउंट नहीं है तो सेल रिटर्न में भी नहीं रखना है। फिर हम हमारे इस बिल से कंपेयर करेंगे कि भाई इतना मीटर माल आया है, तो इतना मीटर माल आया तो ये क्या रेट में आएगा, और जो रेट हमने दी थी उसके हिसाब से आया कि नहीं आया, कम ज्यादा नहीं। जैसे समझ लीजिए हमने माल भेजा 1050 का 38 रुपए में और वो 39 रुपए से वाउचर बना के हमें भेज दे, तो उसको हमें नहीं करना है। हमें हमारा जो सेल रिटर्न का वाउचर बनेगा उसके अकॉर्डिंग माल जमा करना है। तो जैसे हमने देखो अभी पार्सल आया उसको और हमने मिलान कर लिया, तो एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने उसको भेजा था। तो मैं क्या करूंगा, एज इट इज यहाँ पर जमा कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा, जमा कर लूंगा। अब देखो इसकी जमा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, सेल में आऊंगा, सेल्स रिटर्न में आऊंगा, कहाँ आऊंगा, सेल्स रिटर्न में। यहाँ पर AK टेक्सटाइल मैंने लिखा, यहाँ पे नोट नंबर में मेरे ही डालूंगा, एक नंबर में जैसे 7 नंबर है तो मैं यहाँ पे 7 नंबर लिख दूंगा। ओके। GR डेट, कब माल आया, 7/1 को मैंने भेजा था, 9/1 को मेरे पास वापस आ गया, या 10/1 को वापस आ गया, जिस तारीख को आता है वो तारीख यहाँ पे डाल देनी है, या फिर जिस तारीख को हमने पार्सल खोला वो तारीख डाल दो। हंसते वाला हमने वहां पर भी कुछ नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। LR नंबर, ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया है, जिस LR के थ्रू आया वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे इसके थ्रू आया तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। LR नंबर समझ लीजिए 1215 कितने पार्सल आया, तो 7x1, या उसका जो नंबर लिखा हुआ मार्क का नंबर वो डाल देंगे, 7x1 लिख देता हूँ। LR की डेट क्या है वो यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पर आइटम क्या लिखना है, तो आइटम ये लिखना है जो हमने सेल बिल में डाला है। क्या लिखना है, सेल बिल में आया वही। पहले मिलान कर लेंगे, सही होगा तभी यहाँ पे एंट्री करनी है। तो हमें लिखना है यहाँ पर 5048 टोरा ओढ़ना, क्या लिखा था उसमें, टोरा ओढ़ना छोटा पन्ना, तो यहाँ पर वो भी हमें ढूंढना है वापस, टोरा ओढ़ना छोटा पन्ना। आ गया। कितना पीस हमने भेजा था उसको, तो 120, हमारे वाउचर में भी 120 आ गया, आ गया। रेट क्या है, तो रेट हमें वो डालनी है, कौन सी, 400, 150 रुपया, तो 150 रुपया हमने डाला। अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया था, यस बिल्कुल, इसमें 5% डिस्काउंट था, ऊपर वाले आइटम में, नीचे वाले में नहीं था, तो यहाँ पे 5% डिस्काउंट में वापस जमा करेंगे। और एडलेस कुछ करना है क्या, नहीं, क्योंकि वो उसने थैलियां उसने रख ली, पैकिंग का जो चार्ज जोड़ा था वो, और ट्रांसपोर्ट चार्ज तो वही चुकाएगा, तो इतना ही हमें जमा करना है यहाँ पे। फिर दूसरा आइटम क्या है, तो दूसरा आइटम यहाँ पर लिखा हुआ 5048 टोरा प्लेन, तो यहाँ पे 5048 टोरा प्लेन मैंने ले लिया। कितना ताका है, तो एक 10 ताका है। 1050 मीटर है तो 1050 मीटर डाला। फोल्ड क्या थी उसकी, 2 है, तो यहाँ पे फोल्ड भी मैंने दो डाल दी। 1029 मीटर माल हो गया। रेट 38 रुपया, तो यहाँ पे मैंने रेट भी 38 रुपया पर मीटर कर दी। इसमें डिस्काउंट, इसमें नहीं था डिस्काउंट, तो यहाँ पे मैं 0 करूँगा, क्योंकि हमने प्लेन माल पे उसको डिस्काउंट नहीं दिया था, तो हम जमा भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये आ गया, बिल टू बिल, माल पूरा आ गया। अब मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही सेव करूंगा ये पूछेगा प्लीज एडजस्ट अमाउंट, तो ओके करना है, और एंटर करना है, और एंटर करना है। यहाँ पे पूछेगा कौन से बिल के अगेंस्ट ये जमा करना है, तो यहाँ पर अगर बिल होते हैं उसके बाकी, समझ लीजिए कई बार क्या होता है वो पेमेंट भी करके दे देता है, मैं पेमेंट कर देता है और उसके बाद अगर वो GR करता है तो बिल बाकी नहीं दिखाएगा, तो हमें उतने का चेक देना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा ये इसी बिल के अगेंस्ट आया, तो इतना देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये पार्ट रहेगा क्योंकि हमें कुछ पैसा उससे लेना बाकी है, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज हमने पेड वाली बिल्टी बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकालना, तो देखो प्रिंट आउट निकल के वापस वही सेम चीज आ जाएगी। यहाँ पर उस पार्टी को ये भेजना भी जरूरी है कि भाई तेरा इतना इतना माल है, ये इसको बात करनी है उसके साथ, या इसको पहले कॉपी भेजनी है फिर उसके साथ बात करनी है। ये क्या है, सेल रिटर्न वाउचर है। क्या है, सेल रिटर्न वाउचर है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, GR बुक कर लिया उस पार्टी का। यहाँ पे रिमार्क में हम कुछ भी लिख सकते तो यहाँ पे टाइप हो जाता। कहाँ पे लिखते वो हम, यहाँ पे रिमार्क में ऑप्शन आ रहा देखो नीचे, तो यहाँ पे हम डाल देते। अब देखो उस पार्टी का मैं लेजर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले तो उसका AK टेक्सटाइल का लेजर ओपन करते हैं, तो देखो अभी कितना पैसा बाकी दिखा रहा है, 651 रुपया दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 651 रुपया दिखा रहा है। तो 651 कैसे है, तो देखो कुछ रुपया तो हमने ट्रांसपोर्ट का जोड़ा था और 120 रुपया उसका जोड़ा था उसके ऊपर,
हमने जीएसटी पे कर। अब देखो 59,663 का माल बेचा था, 59,012 का माल वापस आ गया, तो 651 उसका भी बाकी रह गया, वो हमें कैश देगा या फिर चेक भेजेगा उतने अमाउंट का। अब जैसे ही मैं देखो वापस आउटस्विंग खोलता हूं तो कितना रुपया आउटस्विंग में दिखना चाहिए, 651 ही दिखना चाहिए। तो देखिए 651 ही दिख रहा है। बैलेंस कितना दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, देखो बिल अमाउंट इतना था, इतने का जीआर आ गया, इतना ही बाकी है, समझ में आ गया। अब अगर वो हमें 651 रुपये का चेक दे देता है या पेमेंट कर देता है तो हमें क्या करना है, पेमेंट केस दे दिया समझ लो कि भाई केस दे दो, तो हमने क्या करा, केस दे दो। शिफ्ट F2 में हम केस जमा कर लेंगे। कहाँ जाएंगे केस जमा करने के लिए, ट्रांजेक्शन में जाकर के केस बुक में जाके रिसिप्ट करेंगे, केस आता है तो ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, एंटर करूंगा, कौन सी पार्टी का आया, 1K का, तो मैंने यहाँ पे 1K लिख दिया। कब आया, तो जिसे समझ लीजिए 10/7 को हमने जमा करा, 10/1 को, तो मैंने यहाँ पे 10/1 को जमा, 651 आ गया, या 600 रुपये ही उसने दिया, 51 रुपये उसने नहीं दिया हमें, तो क्या करें, 651 रुपये की जगह उसने क्या दिया, हमें 600 रुपये ही पेमेंट करा। हमें लेना कितना था, 651 लेना था। अब 600 रुपये ही पेमेंट करा तो हम क्या करेंगे, उस बिल के अगेंस्ट 600 रुपये तो हमें जमा करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वो बिल सेलेक्ट करा और यहाँ पर आकर के पेड अमाउंट में 651 की जगह कितना जमा करा, 600 जमा कर दिया। अब क्या 51 रुपये वो हमें और देने वाला है, नहीं देगा, क्योंकि वो बुला दिया उसने कि भाई 651 रुपये में 51 रुपये मैंने डिस्काउंट काट लिया, दूसरा चार्ज काट के, ऐसा करके उसने पूरा कर दिया। तो हम क्या करें, हमारे हिसाब से बिल पूरा हो गया, भाई पेमेंट पूरा उसने दे दिया, तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने के लिए 51 रुपया में कहाँ डालना पड़ेगा, डिस्काउंट में। डिस्काउंट में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वाउचर बनाना पड़ेगा जीएसटी वाला। क्या करना पड़ेगा, जीएसटी वाला वाउचर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो डिस्काउंट में डाला, और डिस्काउंट में जैसे ही एंटर करा, पूछा डू यू वांट टू जनरेट, देखो क्या बोला उसने, वापस दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही मैं यहाँ पे आके 51 रुपया डिस्काउंट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो पूछ रहा डू यू वांट टू क्रेडिट नोट डेबिट नोट एंट्री लगानी है क्या। मैं यहाँ पे जैसे यस करता हूँ, अपना आप क्या बना देगा, वो क्रेडिट नोट ऑन सेल बना दे रहा है। अब यहाँ पर हमें 51 रुपये यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। HSN कोड 5407 डाला मैंने, 5% जीएसटी, जो बिल में गया वही HSN कोड और जीएसटी परसेंटेज डाल दो। ये 51 रुपया जीएसटी के साथ में है क्या, टोटल अमाउंट है क्या, यस, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। तो यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे नोट नंबर में वही डाल दूंगा जो बिल नंबर में है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट सेल डिस्काउंट, और यहाँ पे इनपुट लिख दिया, पार्ट रह जाएगा 0 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये बन गया हमारा जीएसटी वाला वाउचर क्रेडिट नोट बन गया। इसका प्रिंट आउट निकालना तो डू यू वांट टू प्रिंट करो, यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ अभी। अब वो 651 में देखो 51 रुपये हमने डिस्काउंट में डाल दिया, तो अब देखो यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो जैसे ही यहाँ पे 651 दिख रहा था, अभी कितना दिख रहा है, 51 रुपये का हमने क्या कर दिया, अलग से डिस्काउंट का वाउचर बना दिया है। तो यहाँ पे अभी बाकी कितना रह गया, 600। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली फुल हो गया वो। यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा तो ये बिल हो गया 0। देखो यहाँ पे अब मैं एक एक आपको लेजर दिखाता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, एक के पॉलीमर खुल गया, एक के टेक्सटाइल खुल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बाहर देखोगे तो अब क्या हो गया, देखो बैलेंस 0। अब शो करते हैं कैसे 0 हुआ, तो देखो इतने का माल बेचा था उसको, इतने का रिटर्न दे दिया, इतना उसने केस दे दिया, इतना वो डिस्काउंट ले लिया उसने, हो गया 0। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सेल रिटर्न आता तो हमने कहाँ एंट्री मारी थी, सेल में मारी थी। अगर वो और कोई भी टाइप का पैसा काट के बेचता है तो एंट्री कहां लगाते हैं, क्रेडिट नोट ऑन सेल बनाते हैं। कहां बनाते हैं, यहां पर बनता है ये, देखो यहाँ पे ये अपना आप हमें ले जा करके बना देता है। वहां पे ट्रांजेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे मल्टी जनरल वाउचर में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको पूछता है कि भाई आपको क्या बनाना है, तो देखो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने को क्रेडिट नोट में डाल करके बनवा दिया, क्योंकि वो हम पेमेंट के अंदर से ही एंट्री कर रहे थे, इसलिए उसको समझ आ गया था कि ये क्रेडिट नोट ही बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट ऑन सेल, और किस चीज का है, तो डिस्काउंट दिया है सेल के ऊपर। इसको क्लियर समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ क्रेडिट नोट ऑन सेल कब बनेगा,
जब हमारा कोई भी टाइप से किसी भी प्रकार से बिल अमाउंट से कम पैसे आते हैं, वो 51 रुपया कम आया, ज्यादा आया, कम आया, तो क्या बनाया हमने, क्रेडिट नोट ऑन सेल। तो क्रेडिट नोट ऑन सेल जनरेट करना होता है, ये हमने पेमेंट के अंदर जाकर के केस रिसीव में ही जाके जनरेट कर लिया था। ये हम अलग से करना चाहते थे तो यहाँ पर कर सकते थे, कहाँ पर, यहाँ पे गए रिपोर्ट में, सॉरी ट्रांजेक्शन में, जनरल वाउचर में, मल्टी जनरल वाउचर में जाके यहाँ पे ऐड करते तो भी वो ये यहीं पे है, वो 60 यहाँ पे 66 में करता हूँ तो देखो वही यही बना होगा। अल्टर सी करता हूँ मैं, उसको व्यू करता हूँ तो देखो ये 51 रुपये का यहीं पे सेव होता है वो। यहाँ पे मैं नया ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन हमें वाउचर से बाहर आने की जरूरत नहीं, वहीं पे वो ऑप्शन दे देता है कि यहीं से कर लो आप, बनता यहीं पर ही है वो। अब देखो कब कब बनाना क्रेडिट नोट ऑन सेल, तो जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो क्रेडिट नोट ऑन सेल बनाते हैं। 51 रुपया उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट ले लिया। जब कोई कस्टमर हमारा रेट डिफरेंस का पैसा काट के बेचता है तो क्रेडिट नोट ऑन सेल बनाते हैं। रेट डिफरेंस का मतलब जैसे समझ लीजिए यहाँ पर हमने इसको आइटम बेचा था, आइटम क्या बेचा था हमने इसको, ये 50-48 टोरा प्लेन बेचा। ये बोलता है सर मैं एक काम करता हूँ, माल रख लेता हूँ, मैं आपको 35 से ये पेमेंट कर देता हूँ। तो 3 रुपए का जो डिफरेंस था, 1029 मीटर इंटू 3, वो हमें रेट डिफरेंस में डालना पड़ता। समझ गए। जब कोई कस्टमर हमारा क्लेम का पैसा काट कर बेचता है तो क्रेडिट नोट ऑन सेल बनाते हैं। क्लेम का मतलब हो गया, समझ लीजिए हमने बारिश के टाइम पर माल उसको भेजा और हम पार्सल के अंदर हमने थैली नहीं डाली और पार्सल बिक गया, तो माल खराब हो गया, तो बोलेगा नहीं सर ये मेरे को नहीं चलेगा, मैं वापस बेचता हूँ। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी भाई यार वापस मत बेच, 150 वाला 120 से पैसा दे देना तो, लेकिन रख ले माल, तेरा भी नुकसान होगा मेरा होगा, वापस भेजेगा, तो इससे अच्छा 20-30 रुपए मैं यहीं पे कम कर देता हूँ, बेच ले माल को। तो जब वो मान जाता है तो हमारा वो 30 रुपए इंटू 120 सूट का 30 रुपए पर सूट के हिसाब से पैसा काट के भेजेगा, तो उससे हम क्या कहते हैं, क्लेम कटवाना। क्या कहते हैं, क्लेम। जब कोई कस्टमर हमारा क्लेम का पैसा काट के बेचता है तो भी हम क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट ऑन सेल। यानी टोटल मिला के जब कोई भी टाइप से, चाहे वो रेट डिफरेंस हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे क्लेम हो, कोई भी टाइप से बिल अमाउंट से कम पैसे आएंगे तो क्रेडिट, बाकी जो कम आए पैसे उन सब का क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट नोट ऑन सेल। और जब वो हमें माल वापस कर देता तो क्या बनाते हैं, सेल रिटर्न में एंट्री करेंगे। समझ में आ गया। देखो इस स्तर का क्या मतलब है, इस स्तर का मतलब है माल बेचना, इस स्तर का मतलब है बेचा हुआ माल यहां पर वापस आता तो एंट्री करनी है, और इस स्तर का मतलब क्या है, जब कोई भी बिल हमने माल बेच दिया उसका पैसा आता है तो वो कम पैसे देता है तो कम पैसों को यहां आके एडजस्ट करना होता है। अगर वो ज्यादा देता है तो यहाँ पे डेबिट नोट ऑन सेल बना देंगे। ठीक है। अगर समझ लीजिए यहाँ पर 600 रुपये आया था, उसकी जगह अगर वो 700 पेमेंट कर देता तो हम यहाँ पर डेबिट नोट ऑन सेल बनाते। क्या बनाते, क्यों बनाते, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हमें किसी भी टाइप से बिल अमाउंट से ज्यादा पेमेंट रिसीव होता है तो एक्स्ट्रा पैसों का डेबिट नोट ऑन सेल बनता है। एक्स्ट्रा कितना था, 100 रुपया, 700 देता तो 651 माइनस 700 तो कितना, 49 रुपये एक्स्ट्रा होता, तो 49 रुपये का हम क्या बनाते, डेबिट नोट ऑन सेल वाउचर बनाते। जैसे ये यहाँ पर क्रेडिट नोट बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे डेबिट नोट लिखा हुआ था और ये 49 रुपये अमाउंट यहाँ पर आ जाता। डेबिट नोट का मतलब वो एक्स्ट्रा आया, क्रेडिट नोट का मतलब कम आया, इतना है। अब देखो कब कब आ जाता है डेबिट नोट, तो अनेकों प्रकार से, कोई हमें ब्याज जोड़ के बेचता है तब, लास्ट बिल में एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दिया हो तब, बोले अगले बिल में ऐड करके दे दूंगा ना यार छोड़ना, रॉन्ग डिडक्ट कर दिया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई उससे गलती से, तो बोले चलो अगले बिल में ऐड कर देंगे। सेल बिल में कोई अमाउंट ऐड करना रह जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज का पैसा उसने ऐड नहीं करा, पैकिंग चार्ज का ऐड नहीं करा, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। जैसे समझ लो हमने ये बिल बनाया अभी, ये जब हमने ये के वाला बिल बनाया था तो इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो ऐड कर दिया पैसा, पैकिंग चार्ज का और ट्रांसपोर्ट का चार्ज ऐड कर दिया। अगर जब बिल बनाते टाइम अगर हम भूल जाते इसको तो हम अलग से इनका बिल नहीं बनाते, हम क्या बनाते, डेबिट नोट बना करके उसको बेच देते। क्या बना के बेचते, डेबिट नोट बना के हम उसको दे देते।
हमारा डेबिट नोट सामने वाले का क्रेडिट नोट ऑन परचेज होता है, और हमारा क्रेडिट नोट ऑन सेल सामने वाले का परचेज डेबिट नोट ऑन परचेज होगा। हमारा डेबिट नोट सामने वाले का क्रेडिट नोट ऑन परचेज होगा। ठीक है, हमारा सेल है, उसका उसका परचेज होगा, हमारा डेबिट नोट होगा तो उसका क्रेडिट नोट, उसका क्रेडिट नोट है तो हमारा डेबिट नोट। समझ में आ गई ये चीज? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सेल से रिलेटेड चीजें करनी है। अब आप क्या करोगे, एक एक पार्टी का, जितनी भी पार्टियां आपके पास है, कुछ पार्टियों का सेल बिल बनाओगे, सेल बिल बना लिया होगा आपने, कुछ पार्टियों का जिसमें से 3 या 4 पार्टी का आप सेल रिटर्न जमा करोगे, कुछ पार्टियों का बिल टू बिल करना है, कुछ का आधा ही माल करना है। जैसे बिल टू बिल आधा में क्या फर्क है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने एके वाले का एक बिल बनाया था, वो अगर उसको बोलते यार भाई तू एक काम कर, वो बोलता मैं माल सही नहीं आया, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है बट ये थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है, तो उसको बोल देते चल यार ये लंप वाला तो रख ले, तू ये 120 सूट वापस भेज दे, तो इसमें इतना ही वापस भेजेगा तो इतना ही जमा करना है। इतना अगर ये वापस भेजता ये रख लेता तो कोई बात नहीं, ये लंप वाला वापस भेज दे, 20 वाला रख ले, तो आधा आधा आपको जमा करना। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी बिल का जीआर किसी भी बिल के अगेंस्ट आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये 311 में माल बेचा है तो 311 के सामने ही इसको जमा करना है। 311 का अगर हमने माल बेचा इसको तो वो 311 में ही जमा करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं इसको 293 के सामने भी जमा कर सकता हूं, पहले नहीं होगा बाद में जमा हो सकता है। ठीक है, जैसे माल बेचने से पहले जीआर जमा नहीं होगा, क्योंकि हमने बेचा ही नहीं उसको, तो जीआर कहां से आ गया। माल बेचने के बाद कभी भी कोई भी बिल के सामने उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई ये बिल कौन से, ये जीआर है कौन से बिल के अगेंस्ट मुझे जमा करना। जब वो पैसा भेजेगा ना तो हमें यही बोलेगा कि देखो आपको मैंने ये इतने का आपका पेमेंट लेना था, उसके सामने मैंने इतने का आपको जीआर दे दिया, बाकी मेरा हिसाब कितना बचा 651, ये लो 600 रुपये आपको कैश दे दिया मैंने, 51 रुपये आपको डिस्काउंट करके खत्म कर दिया, ये आपका पेमेंट हो गया। क्योंकि जब माल रिटर्न कर देगा तो पैसा नहीं ले पाएंगे मुझसे, तो वो जीआर के अगेंस्ट उस बिल को एडजस्ट कर देगा। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया बिल नंबर 311 के सामने ये एडजस्ट हो गया। ये कैसे आ रहा है, तो यहां पर हमने एडजस्ट करा था, कहां पर करा था, ये यहां पर देखो बिल डिटेल में कि भाई ये जो जीआर है ये 311 का है, 311 नंबर बिल में मैं इसको जमा ले लेता हूं। ओके, यहां पर अगर सही से एडजस्ट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल अमाउंट से ज्यादा जीआर जमा नहीं करना है, बिल अमाउंट से ज्यादा जीआर कभी नहीं हो सकता। फिर उसको 2 बिलों में करो, 3 बिलों में करो, एक बिल के अगेंस्ट नहीं। जैसे समझ लीजिए यहां पर कैसे, यहां पे 59,000 का ही माल बेचा और वो जीआर कर देता है कि 61,000 का, तो इस बिल के पैटर्न नहीं होगा, वो नेगेटिव चला जाएगा बिल। तो इन दोनों के सामने एडजस्ट करना पड़ेगा फिर उसको। इसका समझ लो पेमेंट नहीं आया हुआ होता, या फिर इस पेमेंट को ऑन अकाउंट करते और पहले ही वो जीआर सेटअप करते। ठीक है, समझ में आ गया। लेजर कैसे मेंटेन करेंगे, सेल रिटर्न कैसे जमा करेंगे, क्रेडिट नोट ऑन सेल कैसे बनाएंगे, डेबिट नोट ऑन सेल कैसे बनाएंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे देखेंगे। ठीक है, और हमें सेल बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, कब कब डालनी है, एलआर कब डालना है, केसेस नंबर में क्या ध्यान रखना है, स्टेशन में क्या ध्यान रखना है, आइटम बनाते टाइम एचएसएन और रेट फिक्स करनी है, वो सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, ताकि कम से कम मिस्टेक हो। अगर मिस्टेक हो गई तो इसमें सीधा डायरेक्ट लॉस होता है सेट लोगों का। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें। हमने यहाँ पर स्टेशन मेरिट की जगह वो डाल दिया दूसरा, तो दूसरी जगह माल चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, यहां पर नंबर ऑफ पार्सल में एक की जगह 2 की जगह 1 कर दिया या 3 की जगह 2 कर दिया तो भी गड़बड़ हो सकता है, पार्सल चोरी होने के चांस हो जाएंगे। यहां पर आपको एक और चीज स्पेशल देखो ध्यान रखना है, जब आप पार्सल बिल बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आइटम जो है ये पीस पे बिकने वाला है कि मीटर पे बिकने वाला है, ये इससे डिसाइड होता है। देखो जिसमें कट डाला हुआ है उसको पर पीस लिखना है, जिसमें मीटर है वो पर मीटर आएगा। हाँ, कल बताता हूं आपको मैं पूरा। तो आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है कि पर मीटर कौन सा है, पर पीस कौन सा है। ओके,
यहां पर अगर पर पीस वाले को पर मीटर कर दिया, मीटर वाले को पीस कर दिया, तो रेट ऊपर नीचे हो जाएगी, अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ई वे बिल बनने के बाद अगर या तो ई वे बिल को कैंसिल करो या फिर एज इट इज बिल वैसा का वैसा ही रखो। अगर कम जोड़ा है बिल में तो डेबिट नोट ऑन सेल जनरेट कर दो एक्स्ट्रा पैसों का, या ज्यादा जोड़ दिया है तो क्रेडिट नोट ऑन सेल बना दो। बिल में छेड़ाछाड़ी नहीं करना है ई वे बिल बनने के बाद। जब तक ई वे बिल के थ्रू ट्रांसपोर्ट में माल नहीं जाता तब तक ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। या तो ई वे बिल कैंसिल करके बिल में छेड़ाछाड़ी करो, या फिर ई वे बिल बनने के बाद उसको छेड़ो ही मत। क्रेडिट नोट डेबिट नोट के थ्रू जो भी आपका डिफरेंस लेना देना रह जाता है वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट के थ्रू सेटल कर दो। जैसे यहां पर हमने अभी देखो यहां पे जोड़ा था 500 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज जोड़ा हमने, तो अगर हम ये भूल जाते तो हमें क्या करना पड़ता है, एक डेबिट नोट ऑन सेल का वाउचर बना के दे देते। क्या कर देते, भाई ये ट्रांसपोर्ट चार्ज मेरा रह गया था, आप डेबिट नोट बनते, उतना वो डेबिट नोट का पैसा हमें दे देता। क्लियर हो गई, समझ आ रही है चीज। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें भूल नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर देखो फुल दिखा रहा, मतलब ये बिल का पूरा पेमेंट आ गया है। अभी मैं 600 रुपए यहां पे एंट्री नहीं करूंगा तो यहां पे पार्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, पार्ट। 1 रुपया ही इसमें नहीं आया रहेगा तो पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, और ये हमें यहां पर देखो टोटल डिटेल यहां पर लेजर में सब कुछ दिखता है उस बिल के अगेंस्ट, कि भाई सेल बिल कितने का बना है, उसमें जीआर कितने का आया, उस पार्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम यहां से देख सकते हैं। अब जैसे देखो सारी चीजें हमने कर ली, यहां पे मैं एंटर करके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालता हूं तो क्या होगा, तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि पैसा पूरा आ गया है उसका। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में तभी डेटा दिखेगा जब उसका पैसा लेना देना बाकी रह जाता, तभी, अदरवाइज नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो आपको कल करना है एक तो सेल रिटर्न वाला, क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाने